इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अभीर चिल्लाते हुए देवांशी से कहता है, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर डिनर तैयार करो। देवांशी जो पहले ही डर कर एक तरफ खड़ी थी, अभीर और रियांश को देख रही थी, वो अभीर की बात सुन तुरंत अपने सर पर पैर रखकर किचन में भाग जाती है। अभीर, मैं तुमसे अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसा मत करना कि तुझे बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। इतना कह रियान शांत नजरों से अभीर को देखने लगता है। अभीर भी गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करता है। वो रियांश की बातों का कोई जवाब न देते हुए लिविंग हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद दीवानसी डिनर बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है, तो अभीर और रियांश भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों के बैठ जाने के बाद दीवानसी उनकी प्लेट में खाना सर्व करती है। खाना सर्व करने के बाद दीवानसी एक तरफ खड़ी होकर सिर्फ एक टक खाने को देखने लगती है। सुबह से कुछ न खाने के कारण इस समय उसे भूख लगी थी, लेकिन वो अभीर के डर के कारण सीधी खड़ी थी। रियांश जो खाने की खुशबू से पागल हो गया था, वो सीधा ही खाने पर टूट पड़ता है। उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अभी भी आराम से खाना खा रहा था। दीवानसी अभी भी एक तरफ खड़ी। रियांश का ध्यान जैसे ही इस बात पर जाता है कि दीवानसी इस समय उनके साथ नहीं बैठी है, वो तुरंत कहता है, भाभी आप वहीं क्यों खड़ी है? यहाँ आकर टेबल पर बैठ कर डिनर करिए। रियान जैसे ही दीवानसी से कहता है, दीवानसी तुरंत अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ा देती है। वो पहला कदम रखती है कि तभी उसे किसी की घूरती हुई नजर अपने ऊपर महसूस होती है। वो अपना सर साइड करके देखती है, तो अभी उसे ही घूर रहा था। ये देख दीवानसी ने जो अपना कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ाया था, उसे वापस ले लेती है। रियांश दीवानसी को न आता देख अपनी नजर अबीर पर घुमाता है, जो दीवानसी को ही घूर रहा था। ये देख वो अपना सरनामे हिला देता है। रियांश अभीर को घूरते हुए कहता है, अभीर भाभी को डिनर तो करने दे, उन्होंने दिन में कुछ नहीं खाया था और वो गार्डन में लगातार काम कर रही थी। रियांश की बात सुन अभीर अपनी नजर एक बार रियांश की तरफ कर वापस से दीवानसी को देखते हुए एरोगेंट टोन में कहता है, यहाँ कर अपने लिए खाना ले लो। अभीर की ये बात सुनते ही दीवानसी एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगती है। वो खाना निकाल कर जैसे ही चेयर पर बैठने वाली होती है, अभीर उसे घूरते हुए हल्के गुस्से से कहता है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। अभीर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर दीवानसी एक बार फिर डर जाती है। अपनी प्लेट लेकर किचन में जाओ। अबीर की बात सुन रियांश गुस्से से कहता, अबीर तू ये क्या कर रहा है? लेकिन अबीर उस पर ध्यान दिए बिना ही अपना खाना खाने लगता है। अबीर को अपनी बातों का जवाब ना देता देख रियांश भी आगे उससे कुछ नहीं कहता। दीवानसी भी अपनी प्लेट उठा किचन में जाकर फर्श पर बैठकर खाना खाने लगती है। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। कुछ ही समय में दीवानसी की प्लेट पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी भूख लगी थी। पर वो अबीर के डर के कारण दोबारा खाना लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद रियांश और अबीर का खाना भी कंप्लीट हो जाता है, तो वो दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। दीवानसी भी डाइनिंग टेबल से खाली बर्तन उठाने लगती है। वो सभी बर्तनों को देख रही थी कि उनमें से कुछ बचा हो, लेकिन सभी बर्तन खाली थे। दीवानसी सभी बर्तनों को साफ कर अपना काम करके अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अभीर और रियांश भी रात के 10 बजे तक काम करते रहते हैं। 10 बजे अभीर अपनी चेयर से खड़ा होकर रूम से बाहर जाते हुए रियांश को अपने पीछे चलने का इशारा करता है। वो दोनों विला से बाहर निकल कर कार में चले जाते हैं। उनके पीछे बॉडीगार्ड की कार भी निकल जाती है। आधे घंटे के सफर के बाद उनकी कार एक ब्लैक कलर के विला के बाहर आकर रुकती है। रेहान कार से बाहर निकल पीछे का दरवाजा खोलता है। अभीर गाड़ी से बाहर निकलकर विला के अंदर चला जाता है। रियांश भी उसके पीछे था, साथ ही उनके साथ आए कुछ गार्ड भी उनके पीछे चले जाते हैं। विला के अंदर एक रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अभीर उस रूम के नजदीक जाता है, तो एक गार्ड तुरंत रूम का दरवाजा खोल देता है। उस रूम के अंदर वही गार्ड था जो दीवानसी को घूर रहा था। उसे बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। साथ ही दो गार्ड उसे हंटर से मार रहे थे और उसके जख्मों पर हर थोड़ी देर में नमक लगाया जा रहा था। साथ ही उसके ऊपर एक गर्म तेल से भरी कंटेनर था, जिसमें से तेल की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी। अभीर जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। एक गार्ड जल्दी से ही एक चेयर लाकर अभीर के आगे रख देता है। अभीर उस चेयर पर बैठते हुए उन गार्ड्स को इशारा करके उस पहले वाले गार्ड को छोड़ने को कहता है। अभीर का इशारा मिलते ही वो गार्ड उस पहले वाले गार्ड को छोड़कर अपना सर झुकाकर दूर हो जाते हैं। पहले वाले गार्ड को जब महसूस होता है कि कोई उसके सामने बैठा है, तो बहुत हिम्मत करके अपना सर उठाकर सामने बैठे अभीर को देखता है, जो इस समय चेहरे पर गुस्से के भाव लिए उसे ही देख रहा था। रेहान्स भी अबीर के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा जमाए ले रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसने ये सब कुछ पहली बार देखा हो। रेहान्स के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे ये उसका रोज का काम हो। रियांश को अभीर की इस क्रूरलिटी को देखने की आदत हो चुकी थी। यदि कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता था, तो अभीर उसे इसी तरह सजा देता था। वो गार्ड जो बंधा हुआ था, वो बहुत हिम्मत करके अभीर से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी क्या गलती है? अबीर की शांत मगर रूह कँपाने वाली आवाज़ वहाँ गूँजती है। अबीर अपनी बात को आगे करते हुए कहता है, किसके लिए काम करते हो? अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम जान से जाओगे। अबीर की धमकी सुन उस गार्ड की हालत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से सब कुछ बताते हुए कहता है, बॉस, मुझे यहाँ आपकी राइवल कंपनी ने आपके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लगता है तुमने मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं किया, नहीं तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। मैं कभी कोई दूसरा मौका नहीं देता हूँ तो सिर्फ मौत। इसके बारीक टुकड़े करके जंगली कुत्तों को खिला दो। इतना ऑर्डर देकर अबीर चेयर से खड़ा होकर वापस जाने लगता है। वो गार्ड पीछे से अबीर से माफ़ी मांगते हुए अपने आप को छुड़ाने की भीख मांगता रह जाता है, लेकिन अबीर एक बार भी पलट कर नहीं देखता। दो गार्ड आकर उस पहले वाले गार्ड को खींच कर ले जाने लगते हैं। अबीर जाते हुए ही रुक कर गार्ड को फिर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, और हाँ, एक बात याद रहे, इसके शरीर के टुकड़े करते समय ये होश में रहना चाहिए। रियांश जो अबीर के पीछे पीछे आ रहा था, उसकी बात सुन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये आदमी तो दिन ब दिन और जल्लाद होता जा रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। ऊपर वाले, आखिर आपने क्यों मुझ मासूम की जिंदगी में इस जल्लाद को लिख दिया? अरे मैं अकेला मासूम थोड़ी ना हूँ, अब तो क्यूट भाभी भी है। मैं तो जैसे तैसे इस जल्लाद को झेल लूंगा, लेकिन भाभी कैसे झेलेंगी? वो तो पहले ही छोटी सी है। रियांश खड़ा अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ जैसे दो खतरनाक आंखें उसे ही देख रही हो। तो अपना सर ऊपर करके सामने देखता है। इस समय अबीर अपनी खतरनाक आंखों से रियांश को ही घूर रहा था। अबीर शांत आवाज में रियांश से कहता है, लगता है तुम्हें भी पनिशमेंट की जरूरत है। अबीर ने शांत आवाज में कही, लेकिन रियांश को ऐसा लगा मानो किसी ने उस पर गोली चला दी हो। नहीं नहीं यार, ये तो भला कैसी बातें कर रहा है? भला मुझे क्यों पनिशमेंट चाहिए? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी कोई बेवकूफ ही होगा जो ये चाहेगा कि उसे पनिशमेंट चाहिए, और मैं तो बहुत समझदार हूँ। रियांश सर के दर्द से कुछ भी बोलता जा रहा था। रियांश को इस तरह बेवकूफ़ी करता देख अपना सर नामे हिला कार में बैठते हुए अभीर कहता है, चुपचाप कार में बैठो। ओके। कुछ समय बाद रियांश और अभीर वापस से मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार एस मेंशन के सामने आकर रुकती है। अभीर और रियांश कार से उतर कर वापस मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। ड्राइवर भी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। साथ ही में वो सभी बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर निकल जाते हैं। अभीर अपने कमरे में जाते हुए रियांश को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, कल तक वो व्यक्ति बर्बाद हो जाना चाहिए। रियांश को अच्छे से मालूम था कि अभीर इस समय किसकी बात कर रहा है। वो अपना सर हिलाकर अपने मोबाइल से किसी को मैसेज कर अपना मोबाइल वापस पॉकेट में रखकर कहता है, काम हो चुका है। अभीर रियांश की बात सुन बिना उसका कोई जवाब दिए सीधे ही अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अभीर को इस तरह खुद को इग्नोर करता हुआ जाता देख रियांश उसे पीछे से कोसते हुए कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ, पर ये है कि मुझे कम से कम एक थैंक यू बोल दे। पर लेकिन नहीं, ऐसे तो इसकी इज्जत कम हो जाएगी ना। रियांश भी अब ज्यादा ना सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मेंशन में रियांश का एक पर्सनल कमरा मौजूद था। रियांश हमेशा अभीर के साथ रहता था, इसीलिए उसका एक पर्सनल कमरा एस मेंशन में था। साथ ही ओब्रॉय मेंशन में भी रियांश का एक पर्सनल कमरा था। अभीर के दादा दादी जी भी रियांश को अपने पोते की तरह ही मानते थे। रियांश सीधा अपने कमरे में बेड पर पेट के बल जाकर गिर जाता है। ज्यादा थके होने के कारण रियांश को भी जल्दी ही नींद आ जाती है। अबीर इस समय अपने कमरे में बालकनी में खड़ा था। उसकी लेफ्ट हैंड में सिगरेट थी, जिसकी वो थोड़ी थोड़ी देर में कस ले रहा था। अबीर आसमान में निकले हुए चांद को देख रहा था, जो कभी बादलों के पीछे छिप जाता था तो कभी बादलों के पीछे से बाहर आ जाता था। अबीर लगातार उस चांद को देख रहा था। इस समय वही जानता था कि वो क्या महसूस कर रहा था। उसने कल अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए किसी और का होता हुआ देखा था। अबीर की आंखों के सामने बार बार आयशा और रुद्र की शादी का सीन चल रहा था, जो उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा था। चांद को देखते हुए अचानक ही चांद में डरी हुई मासूम देवांशी का सुंदर सा चेहरा दिखने लगा। देवांशी का चेहरा सामने आते ही अबीर को अपने दिल में उठ रही बेचैनी कम होती हुई महसूस होती है, लेकिन इसी के साथ अबीर को ये भी याद आता है कि देवांशी की वजह से ही वो आयशा को अपने दिल की बात नहीं बता पाए। याद आते ही अबीर की आंखें फिर से गुस्से से लाल होने लगी थी। अबीर अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को मसल कर वहीं फेंक अपने रूम में आकर बेड पर सो जाता है। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। इस बीच अबीर हर समय घर पर ही मौजूद था। वो अपने ऑफिस का हर काम घर से ही हैंडल कर रहा था। इस बीच रियांश भी अबीर के साथ ही मौजूद था। वो सभी मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही अटेंड कर रहा था। साथ ही अबीर ने इस एक हफ्ते में देवांशी को भी बहुत परेशान किया था। अबीर के ऑर्डर के अनुसार देवांशी रोजाना घर का सभी काम करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाती, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती, फिर लंच और डिनर
अभी देवांशी ये सभी काम अकेले करती थी। अभी ने घर के सभी सर्वेंट को पहले ही छुट्टी दे दी थी। साथ ही यदि देवांशी से कोई गलती हो जाती तो अभी देवांशी को पनिशमेंट भी देता था, जिन्हें देवांशी बिना कुछ कहे मान लेती थी। इस बीच रियांश अबीर को समझाने की कोशिश करता था, साथ ही देवांशी की हेल्प कराने की भी कोशिश करता था, लेकिन अबीर इस बात का गुस्सा भी देवांशी पर ही निकालता था। एक हफ्ते बाद 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। आज अबीर और रियांश एक ज़रूरी मीटिंग के चलते बाहर गए थे। मीटिंग फिनिश करने के बाद वो आपस में मेंशन लौट कर आ रहे थे। इस समय अबीर कार की बैक सीट पर बैठे लैपटॉप में काम कर रहा था। रियांश भी कार में ड्राइवर की साइड में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। कुछ ही समय में अबीर की कार एस मेंशन के बाहर आकर रुकती है। रियांश कार से बाहर निकलकर बैक सीट का डोर ओपन करता है, जिसमें से अबीर अपने हाथ में लैपटॉप लिए कार से बाहर निकलता है। अबीर वो लैपटॉप रियांश के हाथों में देखकर आगे बढ़ते उसे मीटिंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। रियांश भी अबीर से कुछ कदम की दूरी पर चलते हुए अबीर के इंस्ट्रक्शन को सुन रहा था। अबीर चलते हुए जब लिविंग हॉल में पहुंचा तो उसे सोफे पर दो ऐसे शख्स के चेहरे दिखाई दिए, जिन्हें देख अबीर के कदम एक ही जगह पर रुक गए। इन चेहरों को यहाँ देखने की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। रियांश जो अबीर से कुछ कदम की दूरी पर चल रहा था, अबीर के इस तरह रुकने के कारण वो अबीर से टकरा जाता है, जिस कारण उसके हाथ से लैपटॉप छूटकर नीचे गिर जाता है। रियांश के इस तरह टकराने के कारण अबीर उसे गुस्से से एक नज़र देखकर वापस अपना चेहरा लिविंग हॉल में बैठे उन दोनों शख्स की तरफ घुमा लेता है। इस समय लिविंग हॉल में कोई और नहीं, रुद्र और आयशा बैठे हुए थे, जिनका लैपटॉप गिरने की आवाज़ के कारण उनका ध्यान अबीर और रियांश पर चला जाता है। वो दोनों तुरंत ही अबीर को ग्रीट करते हैं। अबीर जो उन्हें अपने घर पर देख पहले ही असमंजस्य में था, उनकी ग्रीट करने पर अपना सिर थोड़ा सा हिलाकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अबीर का रिएक्शन एकदम ठंडा था, लेकिन रुद्र और आयशा को इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें अबीर के इस बिहेवियर की आदत थी। और रियांश की भी ग्रीट करते हैं तो रिप्लाई में रियांश उन्हें हाथ हिलाकर हाय करता है और भी जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। इस समय वहां पर एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो चुकी थी। वहां बैठे चारों लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इस समय अबीर के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। अपने पहले प्यार को इस तरह किसी और के साथ देखना उसके दिल को बहुत चोट पहुंचा रहा था। रियांश भी अबीर के दिल की इस हालत को समझ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये फैसला अबीर का खुद का था कि वो आयशा और रुद्र के बीच में नहीं आएगा। इस ऑकवर्ड माहौल को देखकर रुद्र फैसला करता है कि सबसे पहले वही बात करने की शुरुआत करेगा। भाई आप कैसे हो? मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि आप बहुत दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रहे हो और ना ही आप दादाजी और दादी से मिलने आए, तो उन्हें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आयशा भी रुद्र का साथ देते हुए कहती है, रुद्र बिल्कुल सही कह रहा है अबीर, हमारी शादी वाले दिन भी तुम जल्दी चले गए थे, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? रुद्र और आयशा की बात सुन रियांश अपने मन में ही सोच रहा था, क्या तबीयत खराब हो भी इसकी, और ये तो दूसरों की हालत खराब करता है। अगर तुम्हें किसी की चिंता करनी है तो मुझ मासूम की करो, नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ जरूरी काम था, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रहा था। अभी शांत आवाज में ही उनके सवालों का जवाब देता है। अबीर का जवाब सुन रुद्र बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, भाई वैसे घर पर कोई नहीं है क्या? मेरा मतलब ना ही कोई सर्वेंट दिख रहे हैं और शायद भाभी भी घर पर नहीं है। हाँ अबीर, वैसे भाभी कहाँ है? क्या वो कहीं शॉपिंग करने बाहर गई है? आयशा भी अपनी क्यूरियोसिटी में अबीर से सवाल करती है। रियांश अपने मन में कहता है कि आप बाहर गई होंगी, तुम्हें क्या मालूम, इस जल्लाद ने तो उन्हें कैद करके रखा हुआ है। भाई कहीं आपने इस वजह से तो सभी सर्वेंट को छुट्टी नहीं दी कि आप भाभी के साथ अकेले में रोमांस कर सके? रुद्र चेहरे पर शरारती स्माइल लिए कहता है। रियांश मन में कहता है, क्या प्यार हो भी इसे, अगर भाभी को टॉर्चर करने से फुर्सत मिले तो ना, ये तो हमेशा उन्हें सिर्फ सजा ही देता रहता है, जल्लाद। रुद्र को अपना मजाक बनाते हुए देख अबीर गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो, और मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैंने क्या उसका ठेका ले रखा है? अबीर के इस तरह डांटने से रुद्र का चेहरा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ आयशा और रियांश बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आयशा और रियांश को हंसता देख रुद्र अब गुस्से से मुंह फुला लेता है। आयशा अपनी हंसी कंट्रोल करके अबीर से कहती है, अच्छा ठीक है अबीर, वो हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि हम बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं है, तो हमें लगा कि शायद भाभी कहीं बाहर गई होंगी। आयशा की बात सुन देवांशी घर पर नहीं है। अबीर मन में, क्या ये लड़की यहाँ से भाग गई? अगर इसने सच में ऐसा किया होगा तो मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अबीर नहीं जानता था कि ऊपर देवांशी को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर अबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्यों था ये बात अबीर नहीं जानता था, लेकिन अपने सभी ख्यालों को एक तरफ कर अबीर आखिर में देवांशी को अपने आप से बुलाने का फैसला करता है। वो देवांशी को आवाज़ लगाने के लिए अपना मुंह हल्का सा खोलता है, तभी अबीर को याद आता है कि वो देवांशी का नाम तो जानता ही नहीं है। अबीर और देवांशी की शादी को लगभग 2 महीने पूरे होने को थे, लेकिन अबीर अभी तक अपनी वाइफ का नाम ही नहीं जानता था।
रुद्र, आयशा और रियान जो लगातार अबीर को ही देख रहे थे, उसकी आवाज़ बोलते हुए रुक जाने के कारण उनके चेहरे पर असमंजस वाले भाव आ चुके थे। अबीर अभी दीवानसी का नाम याद करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे डाइनिंग हॉल में पिलर के पीछे से एक दुपट्टे का हल्का-सा टुकड़ा दिखाई देता है। उस टुकड़े को देख अबीर सब कुछ समझ जाता है। पिलर के पीछे से बाहर निकलो, अबीर हल्के से गुस्से से कहता है। रुद्र, आयशा और रियान्स के इस तरह कहने से उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। भाई, आप किसे बाहर निकलने को बोल रहे हो? रुद्र सवाल करते उस तरफ देखता है जहां अबीर देख रहा था। आयशा और रियान भी उस तरफ देखते हैं जहां सभी देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई बाहर आता है। किसी को बाहर ना आता देख अबीर इस बार गुस्से से तेज आवाज में कहता है, मुझे मेरी बात दोबारा ना दोहरानी पड़े। रुद्र और आयशा जो क्यूरियोसिटी से डाइनिंग एरिया की तरफ देख रहे थे, अभी रुद्र और आयशा के चेहरे पर हैरानी वाले भाव थे। अबीर का फेस एकदम शांत था। रियांस के चेहरे पर रुद्र और आयशा के फेस को देख के हल्की सी स्माइल थी। डाइनिंग हॉल में पिलर के पीछे से देवांशी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। देवांशी ने एक प्लेन सूट पहन रखा था, बालों को एक चोटी में बांध रखा था। उसके चेहरे पर और कपड़ों पर हल्की सी गंदगी भी लगी हुई थी। साथ ही उसने इस समय पर भी अपने हाथ में एक गंदा कपड़ा पकड़ा हुआ था जिसे वो सफाई कर रही थी। लेकिन इस समय भी दीवानसी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। साथ में उसके चेहरे की वो मासूमियत किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। दीवानसी अपने हाथ में कपड़ा लिए धीरे धीरे उन सभी के पास बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर अभी भी था, जो अबीर के चिल्लाने के कारण था। जिस समय रुद्र और आयशा घर में एंटर किए थे, तब दीवानसी डाइनिंग हॉल में सफाई कर रही थी। घर में दो अनजान लोगों को देखकर वो डरकर पिलर के पीछे छिप गई थी और तभी से वहीं पर दीवानसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पिलर के पीछे से बाहर निकले, पर अबीर के कारण उसे बाहर आना पड़ा। अबीर की खतरनाक एक्सप्रेशन देख दीवानसी को बहुत डर लग रहा था। रुद्र और आयशा तो दीवानसी की खूबसूरती को देखकर ही हैरान थे। क्या सच में कोई इतने सिंपल में भी इतना सुंदर लग सकता है? दीवानसी के लिए तो सुंदर शब्द भी उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए कम था। दीवानसी अब तक उन सभी के पास आकर खड़ी हो गई थी। दीवानसी अपना सर झुकाकर खड़ी थी। रुद्र जो अविश्वास से दीवानसी की खूबसूरती को देख रहा था, वो खोए हुए अंदाज में कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अंशु, जरा मुझे चुटकी तो काटना। रुद्र को इस तरह दीवानसी को घूरता देखा आयशा रुद्र के हाथ पर जोर से चुटकी काटती है, जिससे रुद्र को इतनी तेज दर्द होता है जिसकी एक तेज चीख निकल जाती है। ओहो आयशा, तुम मुझे मारा क्यों? मैंने तुम्हें कहाँ मारा? तुमने ही तो पूछा था कि तुम सपना देख रहे हो या हकीकत, तो ये हकीकत है। ऐसा नहीं, ये सब कुछ मुंह फुलाकर कहा था। दीवानसी जो उन सभी से दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, रुद्र के इस तरह चिल्लाने पर वो डरकर पीछे हट जाती है। दीवानसी को डरता देख रियांश रुद्र और आयशा को शांत कराते हुए कहता है, तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो और रुद्र अपना मुंह बंद करो। देखो, तुम्हारी वजह से भाभी डर रही है। रियांश की बात सुन रुद्र दीवानसी को देता है, जो डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। अपनी वजह से दीवानसी को डरता देख रुद्र को थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। दीवानसी को खड़ा देख आयशा बहुत प्यार से दीवानसी से कहती है, भाभी आप खड़ी क्यों है? आइए ना, हमारे पास बैठिए। रुद्र भी आयशा को दोहराते हुए कहता है, हाँ भाभी आइए ना, मैं आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रुद्र और आयशा की अपने साथ बैठने वाली बात सुनकर धीरे धीरे डरते हुए अपना चेहरा अबीर की तरफ घुमाती है, ताकि वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख सके। दीवानसी जब अबीर का चेहरा देखती है तो गुस्से से दीवानसी को ही देख रहा था। अबीर का गुस्से से लाल चेहरा देख दीवानसी डरते हुए अपना सरनामे हिलाकर रुद्र और आयशा को मना करने लगती है। दीवानसी को मना करती देख रियांश खड़ा होकर दीवानसी का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाते हुए कहता है, भाभी आप मना क्यों कर रही है? हमारे साथ बैठिए, देखिए मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। वो रुद्र और आयशा की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये है अबीर का छोटा भाई रुद्र और ये है रुद्र की वाइफ आयशा। ये अबीर की दोस्त भी है। वही दीवानसी जिसका ध्यान तो रियांश की बातों पर था ही नहीं, वो तो लगातार अबीर को देख रही थी, जो उसे ही घूर रहा था। अबीर की तरफ घूरने के कारण दीवानसी की हालत खराब होती जा रही थी। रुद्र और आयशा जो दीवानसी को देख रहे थे, वो महसूस कर पा रहे थे कि दीवानसी का बर्ताव कुछ अलग है। उनसे डर रही थी। रियांश को तो सारा मामला समझ आ चुका था कि दीवानसी क्यों डर रही है। रियांश अबीर से कहता है, अबीर भाभी को घूरना बंद कर। तो क्या उन्हें नजर लगाना चाहता है? रियांश के इस तरह कहने पर अबीर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, जैसे उसे दीवानसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा बात स्टार्ट करते हुए कहती है, क्या भाभी आप इतने समय से घर पर ही मौजूद थी? यदि हाँ, तो आप हमारे सामने क्यों नहीं आई? आयशा के सवाल का दीवानसी कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपना सर झुकाकर बैठी रहती है। आयशा का ध्यान इस बात से हटाते हुए कहता है, आयशा तुम भी ना ये भाभी से कैसी सवाल कर रही हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी हो। रियांश की बात से आयशा पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं होती, लेकिन वो फिर भी शांत हो जाती है। रुद्र दूसरा सवाल पूछते हुए कहता है, वैसे भाभी आपका नाम क्या है? रुद्र का ये सवाल सुनते ही अबीर के कान खड़े हो जाते हैं। वो भी दीवानसी का नाम जानना चाहता था, लेकिन अपने एटीट्यूड के चलते वो ये बात कह नहीं पा रहा था। रुद्र का सवाल सुन दीवानसी अपनी उंगली से अपने आप को पॉइंट करती हुई उनकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो, क्या आप मेरा नाम पूछ रहे हैं? दीवानसी का ये एक्ट बहुत छोटा था, लेकिन तभी भी उन तीनों को दीवानसी इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। साथ ही दीवानसी के चेहरे की वो मासूमियत। रुद्र एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहता है, हाँ भाभी हम आपका ही नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? साथ ही
व्यांश भी देवांशी को कहने लगता है अपना नाम बताने के लिए। सभी लोगों की इतना कहने पर देवांशी लास्ट में अपना नाम बताने लगती है। अपने मुंह को खोल हकलाते हुए कहती है, मेरा नाम देवांशी। ये कुछ शब्द बहुत डरते हुए कहती है। वो अपना नाम बोली वैसे ही अपना सर उठा के उनके चेहरे की तरफ देखती है। वो और डर जाती है। इस समय रुद्र, आयशा और रियांश अपने चेहरे पर अविश्वास वाले भाव लिए देवांशी को देख रहे थे। देवांशी की आवाज़ बिल्कुल बच्चे की तरह थी, प्यारी और स्वीट, जिसे सुन कोई भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अभीर भी अपनी आंखें बंद करके देवांशी की आवाज़ को महसूस कर रहा था। आज उसने पहली बार अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी थी। देवांशी की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसके कारण अभीर को अपने दिल में जो बेचैनी महसूस हो रही थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। प्लीज़ एक बार और बोलो ना भाभी। रुद्र और आयशा एक्साइटेड होते हुए देवांशी से कहते हैं। देवांशी, जिसने उनके इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी, वो एक बार फिर डर चुकी थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर वो दोबारा अपना नाम बताती है, देवांशी। देवांशी की इतनी प्यारी आवाज़ सुन आयशा एक्साइटमेंट से कहती है, वाह भाभी, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है और स्वीट है। रियांश भी चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लिए कहता है, यस भाभी, मुझे तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है। रुद्र भी देवांशी की आवाज़ की तारीफ करता है। रुद्र और आयशा इसी तरह देवांशी से बहुत बातें करते हैं, लेकिन देवांशी उनकी सभी बातों का जवाब सिर्फ अपना सिर हिलाकर या कुछ शब्दों में ही दिया था। बातें करते हुए आयशा देवांशी से एक सवाल करती है, भाभी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली का नाम सुनते ही देवांशी की आंखों के सामने एक मिडिल एज कपल और एक ब्यूटीफुल लड़की दिखते हैं, जो किसी को बहुत तरीके से मार रहे थे। देवांशी इन सभी बातों को सोच रही थी, तभी वो आयशा की बातों से अपने सेंस में आती है। भाभी, क्या हुआ, बताइए ना, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आयशा के सवाल का जवाब देते हुए देवांशी कहती है, क्या मेरा परिवार? मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। ये बात कहते हुए देवांशी के चेहरे पर बहुत मासूम वाले भाव आ चुके थे। देवांशी की बात सुनकर बाकी सभी का चेहरा भी मुरझा गया था। अबीर जो मोबाइल में किसी का ईमेल टाइप कर रहा था, देवांशी की आखिरी लाइन सुन उसकी उंगलियां अचानक से रुक गई। देवांशी का ये कहना कि वो अनाथ है, ये सुन अबीर को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने भी अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था। इस समय लिविंग हॉल का माहौल बहुत भारी हो गया था। उस माहौल को हल्का करने के लिए रियांश स्माइल के साथ कहता है, भाभी, आप उदास क्यों हो रही है? हम भी तो आपकी फैमिली है। रुद्र देवांशी को खुश करने के लिए कहता है, भाभी, हम भी तो आपकी फैमिली है, मैं, आयशा, रियांश और मेहर भाई। और अभी तो आप ज़्यादा दादी से नहीं मिली, आप देखना, दादी बहुत स्वीट है और सबसे खास आपके हस्बैंड भी तो है, भाई भी तो आपको बहुत प्यार करते हैं। प्यार और ये खड़ूस। रुद्र की बात सुन रियांश अपने मन में हंसते हुए कहता है। रुद्र की बात सुन देवांशी और अभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनकी नजरें आपस में मिल जाती है। अभी देवांशी की नीली आंखों में देख रहा था, जो समुद्र से गहरी थी, अपने अंदर कई राज दबाए हुए। आज अबीर की आंखों में भी कुछ अलग था। आज अबीर की आंखों में गुस्से से अलग कुछ ऐसा था जिसे देवांशी समझ नहीं पा रही थी। अबीर और देवांशी कुछ समय तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अबीर जल्दी अपनी नजर को फेर लेता है। देवांशी भी अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। देवांशी अपने मन में ही कहती है, परिवार। अबीर अब वहाँ ज़्यादा समय तक बैठना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। साथ ही रियांश को भी अपने पीछे आने को इशारा करता है। रुद्र को भी अबीर से कुछ जरूरी बातें करनी थी, जिस वजह से वो भी उनके पीछे स्टडी रूम में चला जाता है। आयशा अभी भी लिविंग हॉल में देवांशी से बात कर रही थी। अबीर अपनी स्टडी रूम में चेयर पर बैठा हुआ था। अबीर के सामने वाले चेयर पर रुद्र और रियांश बैठे इसलिए देख रहे थे। कुछ समय तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद अबीर रुद्र से कहता है, कुछ कहना चाहते हो? अबीर का सवाल सुन रुद्र एक गहरी सांस लेकर कहता है, भाई, एवरीथिंग इज ओके। रुद्र के इस सवाल पर अबीर अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है, जैसे पूछ रहा था, तुम्हारे इस क्वेश्चन का कारण? भाई, मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, क्या आपके और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भाभी के बिहेवियर को नोटिस किया है, किस तरह आपके चिल्लाने पर उनका डरना और साथ ही उनके चेहरे वो कपड़ों पर वो गंदगी, जैसे उन्होंने घर की सफाई की है। रुद्र अबीर के सामने अपनी बात रखते हुए कहता है। अबीर अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो तुम इस मामले से दूर रहो। भाई, मैं जानता हूँ आपकी और भाभी की शादी किन हालातों में हुई थी, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैंने भाभी को देखा है, वो बहुत मासूम है, तो प्लीज कुछ ऐसा मत करना कि बाद में आपको पछताने का मौका भी ना मिले। रुद्र अपनी बात रख शांत हो जाता है। फिर वो तीनों ऑफिस से रिलेटेड बातों को करने लगते हैं। इसी तरह उन्हें शाम हो जाती है। शाम को स्टडी रूम का दरवाजा नॉक होता है तो रियान दरवाजा खोल चेक करता है। इस समय दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। तुम और कब तक काम करने वाले हो? चलो चलकर डिनर कर लो, भाभी ने डिनर यहीं पर बनाया है। आयशा की बात सुन रुद्र एक्साइटमेंट से कहता है, क्या भाभी ने खाना बनाया है? तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो जल्दी चलो। अपनी बात कहने के बाद रुद्र बिना किसी का इंतजार किए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है।
बाकी तीनों भी रुद्र के पीछे डाइनिंग एरिया में चली जाती है। देवांशी डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही थी। देवांशी ने अब तक अपने चेहरे पर लगी गंदगी साफ कर ली थी, जिस वजह से वो और सुंदर लग रही थी। कुछ समय में ही अभीर, रुद्र, रियांश और आयशा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अभीर हेड चेयर पर बैठा था। रुद्र और आयशा अभीर के लेफ्ट साइड में बैठे थे तो रियांश राइट साइड में। देवांशी जल्दी से सभी को खाना सर्व करके टेबल से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। रुद्र, जो एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला था, देवांशी को खड़ा देख कहता है, भाभी आप खड़ी क्यों हुई? आइए और हमारे साथ डिनर कीजिए। रुद्र की बात सुन आयशा और रियांश का ध्यान भी देवांशी पर जाता है, जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आयशा भी देवांशी से कहती है, हाँ भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी है? आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर रही? आयशा की बात सुन देवांशी अपना चेहरा घुमाकर अबीर को देखती है। साथ ही उसे अबीर की दी हुई वार्निंग याद आती है। अबीर की वार्निंग याद करके देवांशी तुरंत अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाकर मना करने लगती है। रियांश को ये मौका सबसे सही लगता है अबीर और देवांशी को साथ लाने का, क्योंकि अबीर रुद्र और आयशा के सामने कुछ नहीं करेगा। नहीं तो ये बात मेंशन से बाहर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। रेहान तुरंत देवांशी का हाथ पकड़ उसी डाइनिंग टेबल पर अबीर की साइड में बिठाते हुए कहता है, भाभी आप मना क्यों कर रही है? आपने खाना बनाया है और आप ही नहीं खाएंगी? ये तो गलत बात है। रेहान जल्दी देवांशी के आगे प्लेट में डिनर सर्व करते हुए देवांशी को खाने को कहता है। देवांशी, जिसका ध्यान तो बार बार अबीर पर ही था। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।